दोस्तों, भारत में हम जब भी विकास की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में मेट्रो शहर के बारे में ख्याल आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सबसे चुनौतीपूर्ण इलाके में से एक जम्मू एंड कश्मीर में भारत ने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया है जिसे देखकर आज पूरी दुनिया के लोग सलाम कर रहे हैं। भारत ने एक ऐसा ब्रिज बनाया है जो आईफल टावर से भी ज़्यादा ऊंचा है, और वो भी एक ऐसी जगह में जहाँ बहुत तेज़ हवाएं चलती है, भारी बर्फबारी होती है और भूकंप प्रभावित इलाका है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज चेनाब ब्रिज की, जिसकी ऊंचाई है करीब 359 मीटर और ये आईफल टावर से करीब 35 मीटर ऊंचा है। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है क्योंकि इससे चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर जुड़ा हुआ है और ये एरिया एक टेररिस्ट प्रभावित इलाका भी है। इससे पहले कश्मीर घाटी में कोई रेलवे कनेक्टिविटी नहीं थी क्योंकि ये इलाका बहुत ही दुर्गम और चारों तरफ सिर्फ पहाड़ से घिरा हुआ है। जम्मू से कश्मीर तक जाने के लिए बाई रोड जाना पड़ता था, जो करीब 270 किलोमीटर की जर्नी करने के लिए 8 से 10 घंटे का समय लग जाता था, क्योंकि रास्ते में भारी बर्फबारी के कारण रास्ता अक्सर बंद हो जाता था और कई घंटे तक ट्रैफिक जाम लग जाता था। ऐसे में एक परमानेंट कनेक्टिविटी की ज़रूरत थी ताकि आम लोगों से लेकर सेना तक सभी के लिए आना जाना आसान हो सके। और इसीलिए इंडियन रेलवेज ने एक मिशन शुरू किया था जिसका नाम था USBRL, यानी कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक। इसका मेन मकसद था कश्मीर घाटी को भारत की बाकी हिस्सों से रेलवे नेटवर्क का थ्रू कनेक्ट करना, और इसमें सबसे मुश्किल हिस्सा था चेनाब नदी को पार करना, जहाँ एक ब्रिज की ज़रूरत थी। और ये ब्रिज बनाना इतना मुश्किल था कि इसको बनाने के लिए करीब 20 साल से भी ज़्यादा समय लग गए। 2002 में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने USBRL प्रोजेक्ट को एक नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में अप्रूवल दिया था और फुल्ली सेंट्रली फंड देने के लिए बिल को पास किया। पहले ब्रिज की साइट को लेकर बहुत बार सर्वे हुए हैं और इसके ऊपर स्टडी किया गया है क्योंकि यहाँ तेज़ हवाएं चलती है और एक भूकंप प्रभावित इलाका है और नदी के आसपास वाला ज़मीन भी अनस्टेबल था। और फाइनली जम्मू की रियासी डिस्ट्रिक्ट के कौरी गांव के पास एक ऐसी जगह चुना गया था जहाँ दोनों तरफ के पहाड़ स्टेबल और मजबूत है। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे मुश्किल और सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज की प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को संभालने के लिए कोंकण रेलवेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड बोल के रेलवे के एक PSU कंपनी को दिया गया था और इन्होंने एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जो शापूरजी पालनजी ग्रुप का एक सब्सिडियरी कंपनी है। दोस्तों, शापूरजी पालनजी ग्रुप इंडिया का बहुत पुराना और तीसरा सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में भी बहुत काम कर चुके हैं। अब ब्रिज के आर्क डिज़ाइन के लिए जर्मनी और फिनलैंड से एक्सपर्ट भी बुलाया गया था और 2004 में ब्रिज की काम शुरू किया गया था। लेकिन दोस्तों, 2008 में रेलवे मिनिस्ट्री ने ब्रिज की सेफ्टी कंसर्न को लेकर काम को रोक दिए थे। ब्रिज को विंड रेजिस्टेंट, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट और ब्लास्ट प्रूफ बनाने के लिए फिर से रीडिज़ाइन किया गया था ताकि इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड को मीट कर सके। और इसमें DRDO और ISC बेंगलोर का बहुत बड़ा रोल है। और उसके बाद अराउंड 2009 में फिर से ब्रिज बनाने का काम शुरू हुआ था। ब्रिज को बनाने के लिए वर्कर्स और इंजीनियर्स को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। पहले तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स इतनी ऊपर तक पहुंचाने के लिए पहाड़ काट के रास्ता बनाना पड़ा, फिर वर्कर्स के लिए रहना, खाना पीना का इंतजाम करना, और इतनी कम टेम्परेचर में काम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, जहाँ टेम्परेचर करीब -26 डिग्री तक पहुँच जाता है। लेकिन इंडियन इंजीनियर्स और वर्कर्स ने हार नहीं मानी और वो लोग बोला कि हम करेंगे और करके दिखाएंगे, और कड़ी मेहनत से अपना काम करते गए। अब दोस्तों, सवाल यह है, आखिर इस ब्रिज को आर्क डिज़ाइन ही क्यों दिया गया है? इसका पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है? अब ज़रा इमेजिन कीजिए, एक ब्रिज जो 359 मीटर ऊंचा हो और वो भी एक ऐसे इलाका में जहाँ भारी बर्फबारी होती है, तूफानी हवाएं और भूकंप की खतरा हो, और इतनी ऊंचाई और चौड़ाई में अगर हम सीधा पिलर लगाना चाहें, क्या यह संभव है? जो टेक्निकल रूप से बहुत मुश्किल और ख़तरनाक साबित होगा। इसीलिए इंजीनियर्स ने अपना स्टील आर्क डिज़ाइन, ये वही डिज़ाइन है जो यूरोप में बड़े बड़े घाटियों में और पुलों में इस्तेमाल किया जाता है। इस डिज़ाइन में स्टील की 2 मेन आर्क होते हैं जो दोनों साइड में नीचे की ओर झुक जाते हैं और बीच में जुड़ जाते हैं। फाइनली एक पैराबोलिक स्ट्रक्चर बन जाता है। इससे ब्रिज की मजबूती भी मिलती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी, यानी भूकंप या तेज हवा में ये ब्रिज हिलते हैं लेकिन टूटते नहीं हैं। इसके अलावा आर्क स्ट्रक्चर एरोडायनामिकली बहुत स्टेबल होता है, जो तेज हवा में भी ब्रिज को स्टेबल रखते हैं। स्टील और कंक्रीट से बने इस ब्रिज में मूविंग पार्ट्स बहुत कम होता है, इसीलिए ये ब्रिज कम मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा दिन तक टिकते हैं। और स्टील की लाइफ को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए स्टील में कोरोजन रेजिस्टेंट पेंट का इस्तेमाल किया गया। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ब्रिज को ब्लास्ट प्रूफ बनाने के लिए एक स्पेशल स्टील का इस्तेमाल करने के लिए एफकॉन को सजेस्ट किया था, ताकि कोई टेररिस्ट अटैक से भारी बमबारी होने के बावजूद भी ब्रिज ज़्यादा डैमेज ना हो सके। और इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन में डॉक्टर माधवी लता का भी बहुत बड़ा रोल है, जिन्हें जियो टेक्निकल जीनियस भी कहा जाता है।
और वो IISc बेंगलोर यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर की सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर है और उन्हें 2005 में ये प्रोजेक्ट सौंपा गया था, जहां उनका मेन रोल था ब्रिज की दोनों साइड का बेस को मजबूत करके एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना, ताकि आर्क और डेक को पूरी ताकत मिल सके। और इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत किया और फाइनली एक मजबूत फाउंडेशन बनाया, जहां उन्होंने अलग अलग एडवांस टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। और ये ब्रिज करीब 8 मैग्नीट्यूड स्केल के भूकंप को और 260 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा को भी सहन करने की क्षमता रखते हैं, जो एक सुपर साइक्लोन में आते हैं। दोस्तों, चेनाब ब्रिज की लॉन्ग टर्म सेफ्टी और परफॉर्मेंस के लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। ब्रिज में बहुत सारे अलग अलग सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि ब्रिज की वाइब्रेशन को मेजर करना, लोड, टेम्परेचर को मेजर करना, हवा की स्पीड, ब्रिज की अलाइनमेंट्स, ये सभी डाटा को मेजर करके रियल टाइम इंफॉर्मेशन कंट्रोल रूम तक भेजते रहते हैं, ताकि कोई भी इशू हो उसका ऊपर तुरंत ही एक्शन लिया जाएगा। ब्रिज की मेन आर्क की लंबाई है करीब 467 मीटर और पूरे ब्रिज करीब 1315 मीटर लंबा है। चेनाब ब्रिज को बनाने के लिए 1486 करोड़ का खर्च आया था, जो कम्प्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड प्रोवाइड किया और पूरे USBRL प्रोजेक्ट में 35,000 करोड़ का खर्च हुआ था। अब दोस्तों, इस ब्रिज से जम्मू एंड कश्मीर को क्या फ़ायदा होने वाला है? चेनाब ब्रिज के होने से जम्मू से श्रीनगर तक रेलवे कनेक्टिविटी का डिस्टेंस 215 किलोमीटर हो गया, जो सिर्फ 3 से 4 घंटा का जर्नी है। और इसके साथ साथ ही आज़ादी के करीब 78 साल बाद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रेलवे कनेक्टिविटी संभव हो गया। पहले भारी बर्फबारी भूस्खलन की वजह से कई दिनों तक रोड ब्लॉक हो जाता था, लोग परेशान हो जाते थे और जरूरी सेवाएं भी रुक जाती थी। लेकिन चेनाब ब्रिज और पूरे USBRL प्रोजेक्ट से अभी साल भर हर मौसम में कनेक्टिविटी जारी रहेगा। कश्मीर की सेब, बादाम, केसर अब देश के हर कोने तक पहुंच सकेंगे। व्यापार को एक नया जीवन मिलेगा। अब टूरिस्ट भी सीधा ट्रेन से कश्मीर तक पहुंच सकेंगे और इसके साथ साथ ही होटल, टैक्सी, दुकान सभी का इनकम बढ़ेगा। और ये सिर्फ टूरिज्म ही नहीं, पूरी कश्मीर की इकोनॉमी को ही बदल देगा। और दोस्तों, बात सिर्फ विकास का ही नहीं है, सुरक्षा का भी है। ये ब्रिज हमारी सेनाओं को तेज़ी से बॉर्डर तक पहुंचने में मदद करेगा और बॉर्डर तक टैंक्स, मिसाइल्स, आर्टिलरी मशीन्स और ज़्यादा मात्रा में सेना पहुंचाने में काफ़ी मदद करेगा। और दोस्तों, फ्यूचर में ये ब्रिज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बन सकता है, दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद।